हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हाल चाल रउआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा? फटाफट से आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी, सहेली, बाबू जानू सोना सबको कर दीजिए शेयर। आ चुकी है आपकी अपनी सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी, ज्यादा तारीफ कर दी है, आपकी अपनी साइंस फैकल्टी लेकर के साइंस के दमदार क्लास। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताते चलो कैसे हैं आप लोग, फिर हम आपका आज का सुपर डुपर क्लास स्टार्ट करते हैं, जहां पर शानदार क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा शानदार सवालों को। शेयर कर दो, है ना? प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितना जल्दी शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर कर दो, है ना? जरा देख ले तो भैया, है ना? जरा देख लिया जाए। हमारे टाइम पर एगो और लोग हैं जो क्लास लगा लिए हैं, ठीक है, कंपटीशन करने के लिए जी, है कि देखो निधि मैम से ज्यादा बच्चे लाइव लाएंगे, हमारे नाम पे फॉलोवर्स बटोरने वाले लोग। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल है बच्चा, पित्तरस कहां से स्रावित होता है? ये आपका आज का पहला सवाल आ चुका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ठीक है, देखो भैया, आज की क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक चीज दिमाग में डाल लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बैंक से हम निकाल कर आए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन बैंक से लेकर आए हैं, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, 2019 और 21 में आया हुआ सवाल है, पित्तरस कहां से स्रावित होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी मुखगुहा, ऑप्शन सी अमाशय या डी छोटी आंत। तो मेरे दोस्त आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? पित्तरस स्रावित होता है ऑप्शन नंबर ए यकृत से। याद रखना, लीवर से पित्तरस निकलता है, लेकिन ये पित्तरस संचित कहां होता है? पित्ताशय के अंदर। पित्तरस स्रावित होता है यकृत से, लेकिन संचित होता है पित्ताशय में, जो छोटी सी थैली है जो यकृत के नीचे पाया जाता है। जो यकृत के नीचे पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। बताओ क्लियर है? ठीक है, सभी को यहां तक क्लियर है? कौन हमारे लिए शादी का रिश्ता लेकर आया है जी? है नालायक कहीं के, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, शादी का रिश्ता लेकर आया है। भाग जाओ घोचू इंसान, नहीं तो डंडा लेके दौड़ाएंगे ना, तुम्हारा दिमाग में ठीक हो जाएगा। हमारे सर से शादी कर लीजिए, भाग जाओ बेटा तुम, जैसे तुम छुछुन्ना रो ना भाग जाओ यहां से। आइए अगले सवाल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, आपका अगला सवाल आ चुका, स्वपोषी पोषण के लिए, यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑप्शन ए पर्णहरित, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी इनमें से सभी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ये आपका सवाल है, फटाफट से इसका जवाब बताओ क्या होगा। ठीक है, आपके सामने सवाल आ चुका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए हमें क्या चाहिए? तो पर्णहरित चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। सही जवाब होगा इनमें से सभी, है ना? इनमें से सभी। आप सबको पता है CO2 प्लस H2O जब मिलेंगे कोने के उपस्थिति में, सनलाइट ऊपर, नीचे क्लोरोफिल, इनकी उपस्थिति में बनेगा आपका क्या? C6H12O6 और ऑक्सीजन। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप लोग कर लेना, आप लोग इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, ये सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? ठीक है, जल्दी जल्दी बताते चलो, क्या यहां तक समझ में आ गया? जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम, सबको यहाँ तक क्लियर? एक बार हम शेयर कर देते हैं, आप लोग तो शेयर करोगे नहीं, हम ही को ना शेयर करना पड़ेगा, आप तो करोगे नहीं शेयर। अरे कहाँ गया क्लसवा? ओ हो, हटा दिया गया क्या? ठीक है, आइए आगे की तरफ। अगला सवाल,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। सवाल है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ठीक है, अमीबा सबको पता है वो अपने भोजन को कैसे पकड़ता है। ऑप्शन ए स्पर्शक द्वारा, ऑप्शन बी जीभ द्वारा, ऑप्शन सी कुटपाद द्वारा या ऑप्शन डी मुंह द्वारा। ठीक है, आपका सवाल आ चुका, अमीबा भोजन को कैसे पकड़ता है? अमीबा भोजन को कैसे पकड़ता है, ये आपका सवाल है। जरा बताओ तो। जैसे हमको अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने से एगो छोटका लड़का मतलब बगल से गुजर रहा है, उसके हाथ में 5 रुपया वाला कुरकुरे है? जैसे ही हम उसके हाथ में तुरतुरे देखेंगे, हम क्या करेंगे? हम उसको झपट्टा मारेंगे, उसके हाथ से कुरकुरे छीन लेंगे, ये ना करेंगे जी? कुरकुरे ऐसे ही ना झपट्टा मारा जाएगा। लेकिन यहाँ बात अमीबा का हो रहा कि अमीबा भोजन को देखते ही किसके द्वारा भोजन ग्रहण करेगा? तो आपको याद रखना है कूटपाद द्वारा। अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? सही जवाब होगा कूटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। सवाल है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम है ना, जो वसा पर, मैम जी मैं ही हूं जो आपका क्लिप काटता हूं, है। नमस्ते सरकार, आपकी जय हो। ठीक है, भारत माता की जय और क्लिप काटने वाले की जय। आप हमारी क्लास में आए किस लिए? यहाँ पे आपको कोई क्लिप नहीं मिलने वाला है, कृपया करके आप दूसरा क्लास पकड़ ले। धन्यवाद, सेवा समाप्त होता है। आइए अगले सवाल की तरफ। कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? तो याद रखना क्या होगा सही जवाब? लाइपेज, है ना। कौन सा एंजाइम जो आपका वसा पे काम करता है उसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज। ये आपको याद रखना है। 2019, 20 और 22 में पूछा गया सवाल, आराम से बढ़िया तरीके से कर लेना। आइए अगला सवाल, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके सामने अगला सवाल आ चुका। क्या आ चुका? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? नमक में आयोडीन होता है, सबको पता है, लेकिन आपको बताना है अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए, अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? कौन सा रोग होगा? तो याद रखना, घेंघा, मधुमेह, स्कर्वी या एड्स। देखो भैया, एड्स आपका जिसका पूरा नाम होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आपका रोग जो है ना बच्चा, HIV वायरस के वजह से होता है। अगर असुरक्षित यौन संबंध बनाओगे तो एड्स रोग हो जाता है, या फिर ब्लड के संक्रमण से भी होता है, ब्लड का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण से होता है। मां को अगर एड्स है तो बच्चे को होगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। मधुमेह रोग आपका इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, बचा कौन? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, गर्दनवा जो है ना फेंक देता है ना। ये बच्चा आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग? घेंघा रोग होता है। ये सभी को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2019 और 20 में आया हुआ सवाल। अब बढ़ते हैं, आपका अगला सवाल इंतजार कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक सबको पता है। कवक भैया अपना खाना किसके द्वारा प्राप्त करता है? कवक अपना खाना कैसे बनाता है, कैसे खाता है? ऑप्शन ए मृतजीवी, ऑप्शन बी समभोजी, ऑप्शन सी स्वपोषी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके सामने सवाल आ चुका, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है ना। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? याद रखना, कवक मरे हुए, है ना, कवक जो है सड़े गले मरे मुरे उन्हीं चीजों में से क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है। कवक मृत जीवी है, मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित कर भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ क्लियर है? क्या सभी मेरे रसगुल्लों को समझ में आ गया? आ गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा। क्या है
अगला सवाल, ग्लाइकोलाइसिस होता है कहां पर? ग्लूकोज को तोड़ना, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहां पर होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य में होता है, ऑप्शन सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है, या ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट में होता है ना? क्लोरोप्लास्ट में होता है। बताओ क्या होगा, बोलो बोलो। ठीक है, क्या होगा सही जवाब, जल्दी बताइए। आपके सामने सवाल आ चुका, सवाल है बच्चा, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहां होता है? तो मेरे रसगुल्लो याद रखना, कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहां होता है? तो मेरे दोस्त कोशिका द्रव्य में होता है। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। मैडम एक सैड शायरी सुनाइए। बच्चा सैड तो हम कभी रहते ही नहीं है, हम अपनी जिंदगी में कभी सैड आपको नहीं मिलेंगे। मेरी जिंदगी में आग लगा हो, पत्थर पड़ा हो, ठीक है, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, आपको मेरा चेहरा हमेशा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ मिलेगा, और हम आपको हंसाने वाली शायरी बोल सकते हैं। दुखी करने वाला शायरी मेरे पास नहीं है, ठीक है, दुखी करने वाला शायरी मेरे पास नहीं है, माफ करिएगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपका अगला सवाल इंतजार कर रहा है। दुखी करने से एक शायरी सुना सकते हैं कि जीते थे हम भी कभी शान से, जीते थे हम भी कभी शान से, दिल धड़कता था किसी के नाम से, गुजरे इस मुकाम से कि मोहब्बत नफरत हो गई है मोहब्बत के नाम से। ठीक है, तो आप लोग भी प्लीज मोहब्बत ना करना, बहुत ही बेवफाई वाली चीज है, उससे दूरी रहिए। प्यार और मोहब्बत सब धोखा है। निधि मैम का क्लास कर लो, अभी भी मौका है, जो रोज शाम को 5 बजे चलता है। कहां पर? बिहार बोर्ड क्लास 10 PW के चैनल पर। और आपके इस सवाल का जवाब बता दो कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? वो कौन सा पौधा है जिसमें रंध्र नहीं पाया जाता? तो भैया रंध्र देखो पत्तियों पर पाया जाता है, पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र कहते हैं, और ये क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन, यानी पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन सवाल है किस पौधे में नहीं पाया जाएगा? किस पौधे में आपका रंध्र नहीं पाया जाता? आपका जवाब होगा हाइड्रीला या नागफनी हाइड्रीला। ठीक है, क्योंकि हाइड्रीला पानी में पाया जाता है, ये खुद पानी में है, पानी काहे निकालेगा जी। ठीक है, तो किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? हाइड्रीला में रंध्र नहीं पाया जाता। अगला सवाल, किण्वन प्रक्रिया पाई जाती है। किण्वन का मतलब होता है, देखो हम किसी भी चीज को 2 तरह से तोड़ सकते हैं। लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां दिल को 2 तरह से तोड़ती हैं। एक ऐसा तोड़ देंगे कि जिंदगी में तुम प्यार मोहब्बत कर ना पाओ, और एक ऐसा तोड़ देंगे कि तुम गाना गाते फिरोगे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो 2 तरह से दिल टूटता है ना, वैसे ही हम ग्लूकोज को भी 2 तरह से तोड़ सकते हैं। या तो हम ग्लूकोज को पूरा भुरकनी भुरकनी तोड़ दिए, C6H12O6 ऑक्सीजन की मदद से हमने इसको तोड़ दिया, और तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना दिया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है इसको आधा तोड़ना, आंशिक रूप से तोड़ना, और आंशिक रूप से तोड़ने पर क्या बनता है? C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, है ना। ये आपको याद रखना है। हम ग्लूकोज को 2 तरह से तोड़ सकते हैं, एक इसका पूर्ण विघटन जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और एक होता है आंशिक विघटन जिससे एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है, ये आपको याद रखना है। तो मेरे दोस्त, ये एथिल अल्कोहल कौन बनाएगा? क्या अमीबा बनाएगा? क्या ईस्ट बनाएगा? हाइड्रा बनाएगा? या कोई नहीं बनाएगा? तो मेरे दोस्त आपका जवाब होगा, क्या होगा? आपका जवाब होगा किण्वन की प्रक्रिया पाई जाती है ईस्ट में। ईस्ट भैया, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट के वजह से ही हमारे दारू, शराब, अल्कोहल, रम, ब्रांडी, विस्की, वाइन, इन सभी चीजों का निर्माण होता है। ठीक है, बोलो बोलो, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ जी मैम, आवाज मेरा आ रहा है ना? आ रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। क्या है अगला सवाल? सवाल बोल रहा, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? देखो भैया, हम सांस लेते हैं किसके द्वारा? हमारे पास फेफड़ा है, हमारे पास क्या है? फेफड़ा है। वो फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। हम फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। नाक से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। लेकिन जवाब आपको बताना है ट्रेकिया। ट्रेकिया मतलब ये जो श्वसन नली है, ठीक है,
कौन सा जीव है जो श्वसन नली के द्वारा, किसके द्वारा, श्वसन नली जिसको ट्रेकिया कहा जाता है, ट्रेकिया के द्वारा सांस लेता है? क्या हाइड्रा होगा, क्या स्टारफिश होगा, कॉकरोच होगा, या पाइला होगा, या पाइला होगा? जरा बताओ, आइला आइला, बताओ बताओ क्या होगा सही जवाब, क्या होगा इसका सही जवाब? क्या लग रहा है? आपके सामने सवाल आ चुका, ट्रेकिया किस जीव का श्वसनांग है? तो मेरे दोस्त आपका जवाब होगा कॉकरोच। किसका? कॉकरोच का। ठीक है, ट्रेकिया किस अंग का श्वसनांग है? द करेक्ट आंसर इज कॉकरोच, है ना? सही जवाब क्या होगा? कॉकरोच होगा। बताओ सभी को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? आ गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा। क्या है अगला सवाल? अगला सवाल बोल रहा, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? ठीक है, श्वसन की क्रिया, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन को, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड को, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड को? क्या लग रहा है ना? क्या लग रहा है? आपके सामने सवाल आ चुका। सवाल है बच्चा, O2, SO2, NO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से श्वसन क्रिया के दौरान हम किस गैस को बाहर निकालते हैं? हर बच्चे को पता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, यानी CO2। बताओ क्लियर है कि नहीं? क्या यहां तक बच्चा सभी को क्लियर है? हाँ या ना, फटाफट से बताओ, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? जी मैम, जी मैम, जी मैम, सभी को यहां तक क्लियर है? किसी को यहां तक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आपके सामने अगला सवाल आ चुका, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन को पहुंचाने वाला कौन है? ऑक्सीजन को एक अंग से दूसरे अंग, ठीक है, को तक लाने वाला, कोशिकाओं तक लाने वाला कौन है? तो मेरे दोस्त WBC का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कार्पसल। WBC का पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पसल होता है, और ये हमारे शरीर का सैनिक कहलाता है। शरीर का सैनिक कहलाता है, रोगों से लड़ता है। हमारे शरीर में जैसे ही कोई खतरनाक बीमारी अंदर घुसा ना, जैसे मान लो आप लोगों को कभी कभी प्यारिया हो जाता है, प्यारिया मतलब किसी से प्यार हो जाता है, तो जैसे ही तुम लोगों को लभेरिया होगा, लभ वाला जीवाणु तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारा WBC समझ जाएगा, वो तुरंत उसको क्या करेगा, धक्का धुक्की देकर मारना स्टार्ट कर देगा। वो बोलेगा है ये आई है, तुमको परेशान करेगी, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देगी, तुम्हारे भैया फेफड़ों में दर्द शुरू करा देगी, तुम्हारे दिल में छेद हो जाएगा, कृपया करके तुरंत लभेरिया वाले जीवाणु को बाहर निकालो। तो अगर आपके अंदर भी लभेरिया आ चुका है तो इसको सक्रिय कराइए ताकि वो उसको मार मुर के बाहर निकाल सके। तो WBC का काम क्या है? शरीर का सैनिक, रोगों से लड़ना। लसिका ना ना ई नहीं होगा। तो अगला क्या बच्चा? आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पसल। ये है, हाँ जी, ये है जो ब्लड मतलब आपके ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, जो O2 को कोशिकाओं तक लाएगा, O2 को कोशिकाओं तक लाएगा और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। ये बच्चा आपको याद रखना है ना? ये बच्चा आपको याद रखना है। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन को ले जाने वाला आरबीसी है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑक्सीजन के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एक बॉन्ड बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। चलो उसको भी हटा दो, साइड हटा दो। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन करता है। ये बच्चा आपको याद रखना है। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पसल, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट। ये सभी लोगों को याद होना चाहिए, है ना? ये हर बच्चे को याद होना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। ठीक है मैम, PDF कहाँ मिलेगा? देखो टेलीग्राम चैनल। अरे नालायक, कवर बता चुके जी, है जहां पे तुम लोग मैसेजवा लिख रहे हो ना, निधि मैम आप बड़ी सुंदर लग रही हैं, कोई लिख नहीं रहा, हम अपने मन में बोल रहे हैं। ठीक है, जहां पर ये सब कमेंट लिख रहे हो वही जगह पर एगो लिंक पिन किया गया है। ठीक है, नीला रंग का एगो लिंक दिखाई दे रहा होगा, HTTP बिहार बोर्ड क्लास 10 PW। आपको बस उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना भैया, आप सीधे पहुंच जाओगे कहां पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। देखो ये हमारा
टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे, यहीं पर नोट्स मिलेगा। देखो कल वाला नोट्स डाल दिए हैं, आज का क्लास खत्म होते ही तुरंत आज का डाल देंगे, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10 PW, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10 PW, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहीं पर फ्री में नोट्स मिलेगा, कोनो ऐप से ऐप डाउनलोड नहीं करना है, सिर्फ टेलीग्राम में आपको ज्वाइन रहना है, वहीं पर नोट्स मिलेगा। अगला सवाल, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? देखो परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है हमारे शरीर में रक्त का परिवहन करना, रक्त के द्वारा ऑक्सीजन कोशिकाओं तक जाता है, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाया जाता है, ये सबको पता है ना। लेकिन यहां बोल रहा है हमारा खून कहां बहता है? आप बताओ, क्या ऐसा है कि हमारा खून पूरा शरीर में है ना? हमारा खून क्या है, पूरे शरीर में फैला है, लेकिन वो किसके अंदर पाया जाता है? नसों के अंदर, है ना, नसों के अंदर। वो क्या, कभी कभी देखते हो ना आप लोग, जब हम पे शक करते हो तो हम कबो कबो कहते हैं ना कि क्या करें, नसवा काट के तुम लोगों को दिखा दे कि हमारे खून के अंदर सिर्फ हमारे रसगुल्लों के लिए प्यार है, सिर्फ और सिर्फ हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। कभी काटेंगे नहीं, लेकिन एक लाइन बोल रहे हैं, तो नसों के अंदर पाया जाता है क्या? खून, ठीक है। हमारे शरीर में नसों के अंदर, रक्त वाहिनियों के अंदर क्या पाया जाता है? खून पाया जाता है। लेकिन यहां सवाल पूछ रहा, इनमें से वो कौन सा जीव है जिसमें रक्त वाहिनी के अंदर खून नहीं बहता बल्कि बाहर की तरफ बहता है? तो क्या होगा सही जवाब? मनुष्य होगा, कॉकरोच होगा, घोंगा होगा या ऊंट होगा, ठीक है। किसमें नहीं पाया जाता ये आपका पूछता तो हो भी जाता, ठीक है। तो खुला परिसंचरण तंत्र आपका कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र कहां पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है, ये सभी को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, दिल में कितने कक्ष होते हैं? दिल में भैया कितने कमरे होते हैं? ठीक है, वो कहावत है ना कि लड़कों का दिल तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि पूरे कॉलेज में जितनी लड़कियां हो वो उसको आराम से समा सकता है, और उन सभी लड़कियों को कहेगा तुम आराम से रहो, एक और क्लासरूम को हम भर के लाते हैं, ठीक है। तो भैया लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन लड़का और हो लड़की, उन सब के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। लड़का हो या लड़की, उन सब के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, ये सभी को याद रखना है, ठीक है। मेल और फीमेल में, मेल हो या फीमेल हो, उन सभी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, ये सभी को याद रखना है, ठीक है। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले, ये 4 नाम बच्चा आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आ चुका, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ठीक है, आपका सवाल आ चुका, पौधों में गैसों का आदान प्रदान हम किसके द्वारा करते हैं? टहनी के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा या रंध्र के द्वारा, ठीक है। तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है, इसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए अगला सवाल, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ, जैसे हमारे शरीर में जब उपापचयी क्रिया होता है, ठीक है, मानव शरीर की बात करें तो जीवों में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। लेकिन यहां सवाल पूछ रहा, पौधों में क्या बनता है? पौधों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या बनता है? तो गोंद, टैनिन, रेजिन, ये तीनों के तीनों किसमें मिलेंगे आपको? पौधों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में मिलेंगे, ठीक है। गोंद, टैनिन, रेजिन, ये पौधों में पाए जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है? पौधों में पाए जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है बच्चा, निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? आपको बताना है। हमारा शरीर कौने चीज से बना है? तो कहोगे कोशिकाओं से। हमारा दीवार कौने चीज से बना है? तो कहोगे ईंटा से। और इसी तरह हमारा जो किडनी है जिसको वृक्क कहते हैं, वो कौने चीज से बना है? तो हमारा जो वृक्क होता है ना, वो नेफ्रॉन से बना है, ठीक है। हमारा किडनी 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना है। हमारे शरीर में 2 किडनी है। अगर आप लोग आज तक अपने बाबू को आईफोन नहीं दिलाए हो तो आपके पास भी 2 किडनी होगा। अगर दिला चुके हो तो उसका मतलब है 1 किडनी निकलवा चुके हो, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लेना अपना। यहाँ पर याद रखना कि भैया वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है अगला सवाल? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है?
ठीक है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अस्थि कोशिका, ऑप्शन बी पेशी कोशिका, ऑप्शन सी न्यूरॉन या ऑप्शन डी मास्टर सेल। ठीक है, तो देखो भैया, अगर बोलेगा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, देखो भैया ध्यान से सुनना, ये बहुत ना 2 नंबरी वाला सवाल है 9th क्लास का। अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता तो तुम 1 नंबर के घोचू हो, पढ़ाई लिखाई मत करो, जिंदगी भर घोचुए बने रह जाओगे, है ना, यही लिए पढ़ लो। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो महिला के शरीर का अंडा, ठीक है, सबसे बड़ा अगर कोशिका बोलेगा तो महिला के शरीर में बनने वाला अंडा। अगर बोलेगा सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य की बात कर रहे हैं, मनुष्य की अगर बोलेगा सबसे बड़ी कोशिका तो अंडा, सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो भैया याद रखना, लड़का लोगन के शरीर में जो शुक्राणु बनता है ना, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। लेकिन अगर बोलेगा सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, तो लंबी में याद रखना है न्यूरॉन, जिसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जो हमारा तंत्रिका तंत्र बनाता है, जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है, जो हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है, ये सभी को याद रखना है। न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ठीक है, आपका सवाल है बच्चा, हमारे मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? कौने के वजह से हम सीधा चल पाते हैं, है ना, वो कौन सा हमारा मस्तिष्क को 3 भागों में बटा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, 3 भागों में बटा हुआ है। इनमें से वो कौन सा हमारा भाग है जो हमारे शरीर को बैलेंस करने का काम करता है, जिसके वजह से हम सीधा चलते हैं? तो याद रखना सही जवाब होगा अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबेलम कहते हैं। ये हमारे शरीर को बैलेंस करने का काम करता है। अगर ज्यादा दारू शराब जो पी रहा होगा ना, वो हमेशा टेढ़ा चलेगा, एक्टिंग नहीं है। ठीक है, देखते हो जो दारू शराब पीते वही से चलते हैं, मुझे पीने का शौक, हम चल नहीं पा रहे ढंग से। ठीक है, तो जितने भी दारू शराब पीने वाले वो टेढ़ा चलते हैं, रीजन है उनका सेरिबेलम खराब हो जाता है, उनका सेरिबेलम खराब हो जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान पाया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? ठीक है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता? उसे कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता? सिनेप्स कहा जाता है। ये सभी को याद रखना है ना, ये सभी को याद रखना है। ठीक है, बोलो बोलो, क्या सभी को क्लियर है? एक बार फटाफट से बताइए, क्या सभी को क्लियर है? जी मैम, जी मैम, जी मैम, ठीक है ना, सभी को यहाँ तक क्लियर है। एक थोड़ा हमको कंफ्यूज कर दिया, कह रहा हमको ये सब तो पता था, लेकिन अनुमस्तिष्क मतलब सेरिबेलम होता है, ये हमको आज पता चला। भैया सही है जी, तो हमको कंफ्यूजिया दिया, हम डर गए तुरंते, है ना। अगला सवाल है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, हमारा दिमाग कौन कौन काम करने के लिए जरूरी होता है? ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी शरीर के संतुलन के लिए, या ऑप्शन नंबर डी सभी के लिए, है ना। तो जल्दी जल्दी बताओ, हमारा दिल नहीं, दिमाग की बात कर रहा है। हमारा दिमाग क्या क्या करता है? हमारा दिमाग देखो चाल चलता है, हमारा दिमाग साजिश करता है, हमारा दिमाग सोच रहा है कि निधि मैम का क्लास कर लेंगे और बिना लाइक किए भाग जाएंगे। ठीक है, तो भैया निधि मैम भी दिमाग की तेज है, चलो पहले लाइक करो, फिर इस सवाल का जवाब बताएंगे। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले देख रहे हैं, कृपया करके लाइक का बटन दबा दे। ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबाइए, फिर हम आगे की तरफ बढ़े। दबा दो ना लाइक का बटन, ठीक है।
लाइक का बटन फटाफट से दबाइए जाए और फिर हम इस पर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो सोचने का भी काम करता है, हृदय के स्पंदन का भी काम करता है, शरीर के संतुलन का भी काम करता है। ठीक है, और एक चीज बताएं, हमको बहुत लोग बोले ना हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, हमको पता है हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन क्या करें यार, बचपन से आदत है, बचपने से हमको सब बोलता है, बड़ बोली है, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। अब बचपन से यार कोई सुधार नहीं पाया, अब हम कैसे सुधरेंगे? हमारी मम्मी कहती है ससुराल में जाकर उसको सुधार दिया जाएगा। ससुराल में भी हम जाएंगे ना तो हम ऐसा ही बोलने वाले हैं, ससुराल वालों को हम सुधार के आएंगे। ठीक है, तो यार अगर किसी को मेरे बोलने से तकलीफ है, परेशानी है, हम कुछ नहीं कर सकते, मैं तो ऐसी ही हूं। ठीक है, अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? आपको बताना है वो कौन सा हार्मोन है जो पौधों में नहीं पाया जाता। ठीक है, वो कौन सा हार्मोन है जो पौधों में नहीं पाया जाता? तो मेरे दोस्त ऑक्सीन। ये क्या करता है? ये तने की लंबाई को बढ़ाता है, ये तने और जड़ों की लंबाई को बढ़ाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन नहीं, इसको हटाओ। एथिलीन क्या करता है? फलों को पकाता है, एथिलीन फलों को पकाता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। सबका काम कई बार परीक्षा में आ जाता है तो आपको तैयार रहना है। ठीक है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो बचा कौन? बचा कौन मेरे दोस्त? तो याद रखना ऑक्सीटोसिन, ये भैया इंसानों में निकलने वाला हार्मोन है। इसके वजह से प्रेगनेंसी के दौरान महिला को दर्द होता है, पीड़ा होता है, इसके वजह से दिल में घंटी बजता है किसी को देखकर। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जीवों के शरीर से निकलने वाला हार्मोन है, ये पादपों में नहीं पाया जाता। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? अब आपको बताना है वो कौन सा हार्मोन है जो पौधों से निकलता है? इंसुलिन। ये भैया इंसुलिन क्या करता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन हमारे पित्ताशय से निकलता है, पित्ताशय करे सॉरी, ठीक है, क्या कहते हैं, अग्नाशय। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है और ये हमारे रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन, ये लड़कियों का फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है जिसके वजह से लड़कियों में लड़कियों वाले लक्षण आते हैं। ठीक है, आवाज का पतला होना, ठीक है, सुंदर दिखना, स्तनों का विकास, नितंबों का चौड़ा होना, ठीक है, जननांगों पर बाल आना, स्तनों की वृद्धि, ये सारी चीजें एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों तो नहीं होंगे। बचा चौथा कौन? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये पौधों से निकलने वाला हार्मोन है, इसीलिए इसको पादप हार्मोन कहते हैं। ये कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, याद रखना है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है ना। ये बच्चा आपको याद रखना है। 2017 और 18 में पूछा गया सवाल हर बच्चा कर लेगा, है ना, हर बच्चा कर लेगा। क्लियर है? जी मैम, ठीक है, जी मैम, जी मैम। आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़े। ठीक है मैम, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आ जाओ, है ना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। सवाल बोल रहा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके सामने बच्चा सवाल आ चुका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, अंडाशय है, एड्रिनल है या यकृत है? ठीक है, आज के सामने बच्चा सवाल आ चुका, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय ना, अग्नाशय आपका मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है बच्चा? जिससे हार्मोन भी निकले और एंजाइम भी निकले, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अंडाशय, एड्रिनल या यकृत। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि ये बच्चा वृक्क के ऊपर टोपी नुमा संरचना होता है जिसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। अंडाशय केवल महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सही जवाब होगा लीवर। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो 2016 और 21 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 16 और 21 में पूछा गया सवाल है
ये आपको तैयार रखना है ना। ये बच्चा मैम आपका, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा शॉर्ट तैयार कर रहा हूँ, अच्छा हम देखेंगे ठीक है, डन रहा। आइए अगला सवाल। निधि मैम मैं 6th में हूं, तो 6th वाले बच्चे 10th का क्लास अभी से करके क्या सीधा टॉप करना है क्या है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? दूत का मतलब पता है, मैसेज पहुंचाने वाला, ठीक है। इनमें से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? मैसेज पहुंचाने वाला कहा जाता है। जैसे हमारे पिछले समय में कबूतर का काम था मैसेज पहुंचाना, कबूतर जा 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 कबूतर जा, ठीक है। पहले प्यार की पहली चिट्ठी मेरे रसगुल्लों को दे आ, कबूतर जा 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 कबूतर जा, है ना। लेकिन यहाँ कबूतर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बोला जा रहा हमारे शरीर में रासायनिक दूत कौन है? उद्दीपक है, पाचक रस है, हार्मोन है या आवेग है? 2020 और 22 में पूछा गया सवाल, आई थिंक हार्मोन होगा, है ना, हार्मोन होगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। हार्मोन हमारे शरीर का रासायनिक दूत कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारे शरीर का रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा हार्मोन को, ठीक है। हार्मोन को ये सभी लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका। सवाल है बच्चा, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए घेंघा, ऑप्शन बी बौनापन, ऑप्शन सी मधुमेह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बौनापन को भैया, बौनापन के शिकार तो हम भी हैं, है ना, दुख की बात है ये। पता नहीं हमारा हाइट क्यों नहीं बढ़ा। हमारे घर में हमारे मम्मी पापा लंबे लंबे हैं जी, हमारे हाइट में भगवान जी गड़बड़ी कर दिए, है ना। हमारे में जो जीएच हार्मोन होता है ना, ग्रोथ हार्मोन, जेकरे वजह से हाइट बढ़ता है, वो कम हो गया है, ठीक है। कौनो बात नहीं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस याद रखना है, घेंगा जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। अरे घेंगा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक। बौनापन बच्चा जीएच हार्मोन की कमी से होता है। जीएच हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है, ये अगर कम हो जाएगा आपके शरीर में तो लंबाई नहीं बढ़ेगा, ठीक है। मधुमेह जो होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है कौन सा रोग? मधुमेह रोग, है ना। कौन सा होता है? मधुमेह रोग होता है, ये सभी को याद रखना है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? मधुमेह होगा। इसमें शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ग्लूकोज बढ़ने का मतलब क्या है? ग्लूकोज बढ़ने का मतलब है आपको मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो चुका है ना, डायबिटीज रोग हो चुका है, ठीक है। जब तक एक थोड़ा को ब्लॉक ना करो, इन सबको चैन थोड़े ना मिलता है। कौन है नालायक कहीं का? रुको तो पहले इसको ब्लॉक करके हटाएं। नाम क्या है? हाँ, प्रिंस कुमार, ठीक है। नालायक कहीं के घोचू इंसान, लफुआ है, एकदम लफुआ हो, एक नंबर के लफुआ, लिच्चड़ इंसान। भाग जाओ बेटा, नहीं तो डंडा से दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, तुम्हारा दांत जो है ना पूरा 32 को तोड़ करके ना ऐसे बना देंगे घोचू की तरह। लिख रहा है माल लग रही है, नालायक कहीं का। बहन को ऐसे ही बोलते हैं जी, नालायक, गधा कहीं का, शर्म लिहाज कुल घोर के पी गया है। आइए अगले सवाल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौनो बच्चा उल्टा सीधा मैसेज करता हुआ पाया गया, मैसेज वो पढ़ेंगे और गरिया के फिर उसको भेजेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, फूल में नर प्रजनन अंग किसे कहते हैं? ठीक है, आपका अगला सवाल आ चुका। फूल में नर प्रजनन अंग किसे कहते हैं? तो याद रखना, एक पुष्प, पुष्प किसको कहा जाता है? पुष्प किसको कहा जाता है मेरे दोस्त? तो पौधे का लैंगिक जनन अंग, जहां पर लैंगिक जनन होगा, ठीक है। पौधे का वो अंग जहां पर लैंगिक जनन होता है, हम उसे पुष्प कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज अपने दिमाग में डालो, क्या डालो बच्चा? पौधे का वो अंग जहां पर जनन की क्रिया होती है, हम उसको पुष्प कहते हैं, फूल कहते हैं। इस पुष्प में नर भाग पाया जाता है, मादा भाग पाया जाता है, ठीक है। नर भाग को कहते हैं पुमंग, नर भाग को कहते हैं पुमंग, मादा भाग को कहते हैं जायांग, ठीक है। पुमंग की इकाई को कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर, और जायांग की इकाई को कहते हैं स्त्री केसर, जायांग की इकाई को कहते हैं स्त्री केसर। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। बताओ क्लियर है?
क्लियर है? जल्दी बताओ, है ना? सभी को क्लियर है। पुष्प का नर भाग पुमंग कहलाएगा, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहेंगे। पुष्प का मादा भाग जायांग कहलाएगा, जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहेंगे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है यानी वो कौन सा जीव है जो अपने आप को दो भागों में तोड़कर संतान बनाएगा? क्या पैरामीशियम है, क्या अमीबा है, क्या लिस्मेनिया है, या इनमें से सभी? क्या इनमें से सभी? तो याद रखो बच्चा, जनन की वह विधि जिसमें अकेले ही अपने समान संतान उत्पन्न हो जाए, जनन की वह विधि जिसमें हम अकेले, देखो कुछ लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं ना हमको बियाह नहीं करना है, हम अकेले ही अपनी जैसा संतान उत्पन्न कर लेंगे। तो बस याद रखना, जो अकेले अपनी जैसा संतान उत्पन्न कर देगा उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसका नाम विखंडन है। विखंडन बच्चा होता है जब कोई जीव अपने आप को तोड़कर संतान बनाए। विखंडन दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। अगर कोई जीव अपने आप को दो भागों में तोड़ता है तो द्विखंडन, अगर कोई जीव अपने आप को बहुत सारे भागों में तोड़ता है तो बहुखंडन। पैरामीशियम भी अपने आप को दो भागों में तोड़कर संतान बनाएगा, अमीबा भी अपने आप को दो भागों में तोड़कर संतान बनाएगा, लिस्मेनिया भी दो भागों में तोड़कर संतान बनाएगा। सही, अरे अरे मोरी मैया क्या हो गया, है ना? करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, है ना? इनमें से सभी ये आपका सही जवाब है। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, आपका सवाल आ चुका, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में या फल में? ठीक है, तो पौधों में नर भाग और मादा भाग कहाँ पाया जाता है? याद रखना, पाया जाता है पुष्प में। ठीक है, पौधों में नर भाग और मादा भाग पाया जाता है पुष्प में। नर भाग कुछ इस तरह का दिखाई देगा, मादा भाग कुछ इस तरह का दिखाई देगा। नर भाग में ऊपरा का फूला होता है, मादा भाग में नीचवा का फूला होता है। ठीक है, नर भाग को हम कहते हैं पुमंग, पुमंग की इकाई को कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, मादा भाग को कहते हैं जायांग, जायांग की इकाई को कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर। ये आपको याद रखना है, ये बच्चा आपको याद रखना है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल इंतजार कर रहा, हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? ठीक है, आपका अगला सवाल आ चुका। सवाल क्या है बच्चा? हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है ये बताओ, है ना? ये बताइए, हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होगा? क्या लग रहा है किसके द्वारा होगा? ठीक है, हम देख रहे हैं कुछ लोगों का क्लास। ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। ठीक है, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया। हाइड्रा और ईस्ट क्या करते हैं बच्चा? इनके शरीर पर उभार बन जाता है। ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है? जैसे मान लो ईस्ट को लेते हैं, ठीक है, इश्क मत समझ जाना। ठीक है, तुम लोग भैया प्यार मोहब्बत के मारे हो, तुम लोगों को ईस्ट बोल रहे, कहीं इश्क तो नहीं ना सुनाई दे रहा? इश्क की बात नहीं कर रहे, ईस्ट की बात कर रहे। ईस्ट एक प्रकार का हमारा कवक है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चा? इसके शरीर पर ऐसे गुंबद फूल जाता है, इस गुंबद को कहते हैं मुकुल, है ना? इसको क्या कहते हैं? मुकुल। ये मुकुल धीरे धीरे क्या करेगा? इससे खाना लेगा, निचवा वाले से क्या करेगा? खाना लेगा, केंद्रक लेगा, कोशिका द्रव्य लेगा, और सब लेने के, अरे भैया ठीक है, सब लेने के बाद क्या होगा? अलग हो जाएगा। एगो ये अलग जीव बन गया, ये अलग जीव बन गया। इसी को कहते हैं मुकुलन। इसी को क्या कहा जाता? मुकुलन कहा जाता है। बताओ सभी को क्लियर है? क्या यहां तक सभी को क्लियर है मेरे दोस्त? क्या बोला? हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, इनमें प्रजनन की क्रिया मुकुलन के द्वारा होता है। अगला सवाल, जिस दिन 1000 बच्चे लाइव आएंगे अगले दिन से ही वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, यानी हर एक चैप्टर को 1 से 1.5 घंटे की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। जिस दिन 1000 बच्चे हमारे चैनल पे लाइव आए, याद रखना उसी दिन से वन शॉट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। आइए अगला सवाल है, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा कौन करता है? वो कौन सा जीव है जिसके शरीर पर उभार बनेगा और वो उभार आगे चलकर एक नए जीव में बदल जाएगा, और वो उभार आगे चलकर एक नए जीव में बदल जाएगा? आपका जवाब होगा ईस्ट और हाइड्रा।
याद रखना, क्या याद रखना? अमीबा भैया द्विखंडन के द्वारा संतान बनाता है। अमीबा अपने आप को दो भागों में तोड़कर संतान बनाता है। प्लाज्मोडियम बहुखंडन द्वारा संतान बनाता है। लेशमेनिया ये भी द्विखंडन द्वारा संतान बनाता है। बचा कौन? ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा मुकुलन के द्वारा संतान बनाते हैं। ईस्ट और हाइड्रा मुकुलन के द्वारा संतान बनाते हैं। और ये सवाल 2012 में, 15 में, 17 में, 18 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 12, 15, 17, 18 इसमें पूछा गया सवाल है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा। पराग कोश में होता है। आपके सामने सवाल आ चुका। ये पुष्प का नर भाग है। नर भाग को पुमंग कहते हैं। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इस पुंकेसर में ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। नीचे का डंठल वृंत कहलाता है। और परागकोश और वृंत को जोड़ने वाला, परागकोश और वृंत को जोड़ने वाले को योजी कहा जाता है। ठीक है, योजी कहा जाता है। तो मेरे दोस्त परागकोश के अंदर क्या भरा पड़ा मिलेगा? परागकण। ठीक है, पराग। अब हम तुमसे पूछे आलू के बोरा में क्या है, तो क्या कहोगे? अरे निधि मैम का पगलन वाला सवालिया पूछ रही है। आलू के बोरा में आलूए न रहेगा। वही तरह नालायक हम वही न बोल रहे हैं। परागकोश के अंदर क्या रहेगा? तो चुपचाप से लगा देना परागकण में। ठीक है, परागकोश के अंदर क्या मिलेगा? परागकण मिलेगा। क्या मिलेगा? परागकण मिलेगा। आइए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। सवाल क्या है? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होगा। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होगा पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। 2014 और 16 में पूछा गया सवाल है ना। 2014 को सुबह 12 बजे से मेरा क्लास चल रहा है। ठीक है, मेरे 12th वाले चैनल पर। और फिर अभी सुबह का हम एगो क्रीम लगा के आए, ऐसा ही है। ठीक है, न कोनो क्रीम लगाए हैं, न लाली लिपस्टिक, कुछ नहीं भैया है। एकदम देखो सिंपल ऐसे ही आपके सामने है। क्योंकि देखो तुम लोग, हम जैसे भी, हमको पता है तुम लोग हमको पसंद करते हो। ठीक है, तो पसंद करने वाले लोगों को तो ऐसे ही लोग ना पसंद है जी, नेचुरल ब्यूटी वाले। ठीक है, तो निधि मैम इज नेचुरल ब्यूटी, हमने प्रूफ कर दिया। हम बिना मेकअप किए आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सही जवाब होगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कहाँ होता है? तो फूलों में होता है। ठीक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कहाँ होता है? याद रखना, फूलों में होता है, पुष्पों में होता है। ठीक है, बोलो बोलो, क्या सभी को क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। आइए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका। अंडाणु निषेचित होता है। अंडा कहां पर निषेचित होगा ये आपको बताना है। योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, या फैलोपियन नलिका में। देखो मेरे दोस्त, जब मेल और फीमेल संभोग की क्रिया किए, ये मादा जनन तंत्र है। ये मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र हमने आपको बनाना सिखाया है। नहीं पता है तो प्लीज प्लीज घर पर बैठकर प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ठीक है, ये हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब देखो शुक्राणु क्या होता है? महिला के योनि के रास्ते अंडे तक पहुंचता है। कहां पर? अंडे तक। आपसे पूछ रहा ये शुक्राणु और अंडाणु कहां मिलेंगे? ये शुक्राणु और अंडाणु कहां मिलेंगे? याद रखना, फैलोपियन नलिका में। ठीक है, महिला में 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका पाई जाती है। उस नलिका को फैलोपियन नलिका कहा जाता है। उस नलिका को फैलोपियन नलिका कहा जाता है। और वहीं पर निषेचन की क्रिया होगी। ठीक है, वहीं पर निषेचन यानी नर और मादा युग्मक मिलेंगे। अगला सवाल, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन मादा जनन तंत्र में नहीं पाया जाता। तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पाया जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन नलिका होगा, अंडाशय होगा, गर्भाशय होगा, गर्भाशय ग्रीवा होगा, योनि होगा। और अगर बाह्य जननांग की बात करें तो दीर्घ
भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, जगन शैल, योनि, योनि छद, ठीक है, भग सेफ, ये पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंबवाहिनी को ही फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, डिंबवाहिनी को ही फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। लेकिन मादा जनन तंत्र में शुक्रवाहिका, ये नाम कहीं आया? कहोगे नहीं आया, है ना, तो यही आपका सही जवाब है। ठीक है, मादा जनन तंत्र में कौन नहीं पाया जाता? सच में जवाब होगा शुक्रवाहिका। क्या होगा? शुक्रवाहिका, ये आपका सही जवाब है। ठीक है, बोलो बोलो, क्लियर है? ठीक है, यू का कहा है मैम? यू का कहा है? क्या कहा है भैया? कहाँ कहाँ से आए हैं, है ना? चलो यहाँ तक सभी को क्लियर है। सी 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 सी, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया जवाब। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आज जाओ अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है आपका अगला सवाल? अगला सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? भोजपुरी में पढ़ाएं, भोजपुरी ट्राई करें। चलो आ जाओ, बढ़ल जाती। अब अगला सवाल पर हमनी का अगला सवाल बोला था कि एंड्रोजन का है? एंड्रोजन नरे के शरीर में पाई जाने वाला लिंग हार्मोन है, ई मादा के शरीर में पाए जाने वाला लिंग हार्मोन है, ई पाचक रस या इनमें से कौनो ना है? तो जल्दी जल्दी जवाब बतावा जा कि ए भैया सवाल पूछा था कि एंड्रोजन का है? एंड्रोजन, तो एंड्रोजन लइकन के शरीर में पाए जाने वाला नर लिंग हार्मोन है। एकरा वजह से लइकन में लइकन वाला लक्षण आवेला, जैसे आवाज का भारी होखल, मांसपेशियों का बनल, कंधा का चौड़ा होखल, ठीक है, डोला सोना का बनल, ठीक है, और जननांगों पर बाल का आवल। ई कुल का कुल कौने के वजह से होला? तो हमार दोस्त मेल सेक्स हार्मोन जेके कहल जाला एंड्रोजन, एकरा वजह से होला। इस सबही के याद रखे के है। आवा बढ़ल जाए अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तोहार इंतजार कर रहा था, लेकिन एगो बतिया बता दी तोहन लोगन के, ई हार्मोन कब निकलेला? जब लइका 12 से 14 साल का होला, है ना, जब लइकन में यौवनावस्था आरंभ होला। ठीक है, यौवनावस्था, जब लइका गाई गाना हुआ छोकरा जवाने जवाने, है ना, जब लड़कन में यौवनावस्था आरंभ हुई तब ओकरा शरीर में ई हार्मोन निकली। ई आप लोगों को याद रखना है। हमको बहुत अच्छा भोजपुरी नहीं आता है, टेढ़ा मेरा टूटा फूटा आता है, हमने कोशिश किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, है ना। देश सर बहुत मस्त भोजपुरी बोलते हैं। राहबर जी, अगर आप मेरे क्लास में रोजाना आएंगे ना तो हम भी अच्छा भोजपुरी बोलने लगेंगे। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए, है ना। निम्नलिखित में से कौन उभय लिंगी है? इनमें से वो कौन है जिनमें नर और मादा दोनों भाग पाया जाएगा, है ना। सवाल है बच्चा, इनमें से वो कौन है जिसमें नर भाग भी होगा, मादा भाग भी होगा? केचुआ, मेढक, मछली या कछुआ? तो मेरे दोस्त सही जवाब होगा केचुआ। केचुआ आपका उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब इसके पास नर भाग भी है और इसके पास मादा भाग भी है। ठीक है, केचुआ में नर और मादा दोनों भाग पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? आपका अगला सवाल, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए वृषण में होता है, ऑप्शन बी गर्भाशय में होता है, ऑप्शन सी अंडाशय में होता है, या ऑप्शन डी इनमें सभी में होता है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज, शुक्राणु क्या है? लइकन के शरीर में बनने वाला नर युग्मक, है ना। जो लोग बोलते हैं ना कि बच्चा से होता है, कोई पूछता है संतान उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए, तो कुछ लोग बोलते हैं एक लड़का और एक लड़की चाहिए। तो भैया ऐसे लोगों के दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, उनको कहना निधि मैम का क्लास करे, क्योंकि निधि मैम बोलती है संतान उत्पन्न करने के लिए लड़का के शरीर में नर युग्मक और लड़की के शरीर में मादा युग्मक बनना चाहिए। ठीक है, नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। और ये शुक्राणु कहाँ बनता है? तो मेल में दोनों टांगों के बीच में एक थैली नुमा लटकी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे वृषण कोश कहते हैं। उस वृषण कोश के अंदर संख्या में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है ना, संख्या में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। उस वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होगा। उस वृषण के अंदर क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर है? क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन
कौन सा, ये भी तुरंत बताए। ठीक है, ये अभी आपको तुरंत बताए हैं। नर युग्मक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शुक्राणु को कहते हैं, ऑप्शन बी अंडाणु को कहते हैं, ऑप्शन सी योनि को कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन नलिका को कहते हैं। तो मेरे दोस्त याद रखना, नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, और अगर बोलेगा मादा युग्मक तो उसको अंडाणु कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है, मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का इस्तेमाल किया? ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, जिन्होंने 7 साल तक, भैया मेंडल साहब ने, तुम लोगों से 1 घंटा भी दबाकर पढ़ाई नहीं होता है, 1 घंटा में तुम लोगों का ससरी टंगा जाता है। ए मैडम छोड़ दी, ए मैडम हमको घरे जाना है, ए मैडम हमारे बाबू का फोन आ रहा है। 1 घंटा की क्लास में तुम लोगों का 1000 को नौटंकी हो जाता है। ये महान इंसान को देखो, मेंडल साहब ने 7 साल तक प्रयोग किया, 1856 से 1863, 7 साल तक प्रयोग किया एक ही पौधा। वो पौधा का नाम है मटर। ठीक है, मटर का वैज्ञानिक नाम कई बार परीक्षा में आया है, नाम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, मटर का नाम है, वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। मेंडल ने 7 सालों तक इसी पर प्रयोग किया, और प्रयोग करके क्या दिया? आनुवांशिकी का नियम दिया। ठीक है, प्रयोग करके इन्होंने क्या दिया मेरे दोस्त? आनुवांशिकी का नियम दिया, आनुवांशिकी का नियम दिया। ये आपको याद रखना है ना, आनुवांशिकी का नियम दिया। इसीलिए मेंडल को क्या कहा जाता? आनुवांशिकी का जनक कहा जाता। यही लिए इनको क्या कहा जाता? आनुवांशिकी का जनक कहा जाता। तो किस पे प्रयोग हुआ था? मटर पे प्रयोग हुआ था। किस पे हुआ था? मटर पे हुआ था। ये आपको याद रखना है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म है। देखो भैया, महिला हो या पुरुष, हम दोनों में 46 गुणसूत्र पाया जाता है। चाहे लड़का हो, लड़की हो, सास हो, ससुर हो, ननद हो, भौजाई हो, देवरान हो, देवर हो, जेठ हो, जेठान हो, किसी को भी तुम टांग लो, किसी को भी मतलब पकड़ लो, हम सब के शरीर में कितना 46 गुणसूत्र पाया जाएगा। लेकिन इस 46 में 44 आपका समजात गुणसूत्र होता है। समजात का मतलब ऐसा गुणसूत्र जो लड़का लड़की सब में सेम होगा। इसका काम होता है हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करना, कायिक भाग का निर्माण करना। लेकिन जो 2 गो बच गया ना, उसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जो 2 गो बच गया उसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और आपको बता दें, ये लड़का और लड़की दोनों में अलग होता है। लड़के का लिंग गुणसूत्र होता है XY, जबकि लड़की का होता है XX। लड़की का होता है XX। ठीक है, तो भैया स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होगा? आपको याद रखना है XX। क्या होगा? XX होगा। क्लियर है? शिवम यादव हमें बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, सब मेहनत कर रहा है बच्चा। आपकी ये बहन भी मेहनत कर रही है। ठीक है, हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना है। वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन मेरे बच्चे भी उनकी तरह बोले, जैसे आप बोल रहे हो ना, वैसे एक दिन मेरे बच्चे भी बोलेंगे कि देखो जाओ, निधि मैम भी एक बायो पढ़ाती हैं, साइंस पढ़ाती हैं, उनसे पढ़ो। ठीक है, तो जो लोग भी दूसरे चैनल का तारीफ कर रहे हैं, प्रभु हमें पता है हर चैनल वाला मेहनत कर रहा है, मत करो ऐसा, मत करो यार। है तुम्हारी बहन पढ़ा रही है, अपने बहन के साथ ऐसा करोगे जी? नहीं ना करोगे। बहन पढ़ा रही, उसको पढ़ाने दो, है ना। अगले सवाल पर आ जाओ। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? ठीक है, आपका अगला सवाल है बच्चा, इनमें से कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेषी का मतलब काम कौनो नहीं, लेकिन हमारे शरीर में पड़ा हुआ। जैसे देखो कुछ बच्चे हमारे क्लास में नालायक हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कौनो मतलब नहीं है, उनको भैया सिर्फ नालायक ही करना है, उनको नालायक गिरी करना है, उनको बताना है कि आई एम घोचू, आई एम बेवकूफ। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ, जो नालायक बच्चे हैं। ठीक है, तो आपको उसी तरह से बताना है कि हमारे शरीर में वो कौन से अंग है जिनका काम कुछ नहीं लेकिन पड़े हुए हैं, क्योंकि इनका काम हमारे पूर्वजों में बहुत था। तो ए रीढ़ की हड्डी, भैया रीढ़ की हड्डी नहीं होगी ना तो हम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, बिना रीढ़ की हड्डी ऐसे हो जाएंगे। रीढ़ की हड्डी है तो ही तो हम सीधा खड़ा हो पा रहे, तो ये जरूरी है। अंगूठा ये बहुत काम का है भैया, है ना, अंगूठा दिखाते हैं ना।
लिबी लिबी गौवा पे पता है, जब हम लोग किसी को कोई सम्मान नहीं देते हैं तो हम लोग कहते हैं ना लिबी 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 लिबी, पता है तुम लोग करते हो कि नहीं? हम तो ऐसे करते थे, आप करना बंद कर दिए हैं। ठीक है, कान, कान का भी काम है भैया, है ना, कनवा लगा के तो सुनते हैं। अच्छा ऊ सर जी हमारे बारे में ऐसा बोले हैं, अच्छा वो मैडम हमारे बारे में ऐसा बोला सिया, अच्छा ऐसा ही कान लगा के हम सबका बात सुनते हैं, कौन हमारे ऊपर कौन कौन वीडियो बना रहा है। ठीक है, तो ये तीनों का तो काम है, लेकिन अपेंडिक्स इसका काम हमारे शरीर में नहीं है। ठीक है, अपेंडिक्स का इस्तेमाल हमारे शरीर में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 19 और 20 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अपेंडिक्स का तो ऑपरेशन भी होता है, ये हमारे बड़ी आंत के नीचे पाया जाता है। ये घास वास जो लोग खाते थे ना उनको पचाने में काम करता था, अब तो हम पका के खाते हैं, इसीलिए इसका शरीर में हमारे कौनो काम नहीं है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किताब किसने लिखा? आपका सवाल आ चुका, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किताब किसने लिखा? डार्विन ने लिखा, लेमार्क ने लिखा, ओपेरिन ने लिखा या वाइसमान ने लिखा? ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब का नाम भैया द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, और ये किताब लिखा था डार्विन ने। ठीक है, ये किताब किसने लिखा था? तो मेरे दोस्त आपको याद रखना है, इस किताब को लिखा था डार्विन ने, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? आपको बताना है वो कौन सा जंतु है जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते। ठीक है, वो कौन सा जंतु है जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बकरी। ठीक है, तो बताओ जरा कौन है उभयलिंगी जंतु? भैया देखो, बकरी बकरा होता है, शेर शेर नहीं होता है, मछली मछला भी होता है, लेकिन केचुआ केचुई आज तक नहीं देखे हो। केचुआ के पास नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। केचुआ के पास नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, इसीलिए याद रखना है केचुआ आपका कैसा जीव है? उभयलिंगी जीव है। ठीक है, केचुआ आपका कैसा जीव है मेरे दोस्त? याद रखना उभयलिंगी जीव है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निधि मैम क्रॉस फादर ऑफ बायोलॉजी है। भगवान फादर कहां से हो गए जी? हैं, फादर है कि मदर है जी? ऐसा ही तुम लोग हमको बदनाम कर दो, मतलब कुछ भी, मतलब लिखना है कुछ भी लिखना है। निधि मैम इज इक्वल टू कुछ नहीं, नथिंग, नो आई एम नॉट फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरस्तु, एरिस्टोटल, आप उनका ही नाम याद रखो, हमको उनके जगह पे नहीं आना। ठीक है, अभयानंद जी प्लीज लिखना बंद कर दीजिए, आई एम नॉट फादर, आई एम मदर, पता नहीं किसकी इन फ्यूचर में होंगी। ठीक है, अगला सवाल है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ठीक है, ग्वाइटर बच्चा जिसको घेंघा रोग कहते हैं, घेंघा रोग पनपता है चीनी की कमी से, ठीक है, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापा की कमी से। ठीक है, जल्दी बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? आपके सामने सवाल आ चुका, सवाल बोल रहा है बच्चा, क्या बोल रहा है? ग्वाइटर अथवा घेंघा ये रोग किसके वजह से होता है ना, ये किसके वजह से होता है आपको ये बताना है ना, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब? द करेक्ट आंसर इज आयोडीन की कमी से। ठीक है, याद रखना ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। हमारे शरीर में विटामिन पी की कमी है। अगर कोई पूछे ना निधि मैम के शरीर में किस चीज की कमी है, विटामिन पी की कमी है। पी फॉर प्यार, पी फॉर पैसा, है ना, और पी फॉर परिवार, है ना, हमको विटामिन बी की कमी है। और आप लोग भी बच्चा, कोई पूछे आपको क्या चाहिए तो कहो विटामिन पी चाहिए, प्यार चाहिए, परिवार चाहिए और पैसा चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज आपके साथ है तो पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी मेरे दोस्त, ये आपको यहाँ पर हम बोल कर जा रहे हैं। ठीक है, तो फोकस करना है तो विटामिन पी पे करिए। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त सही जवाब होगा प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, प्रकाश की किरणें कैसी गति करता है? तो हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, ये सभी को याद रखना है, ये बच्चा आपको सभी को याद रखना है ना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, सवाल क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आपका सवाल, प्रकाश
के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? द करेक्ट आंसर इज 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर पाए जाते हैं। तीनों एक ही तल पर पाए जाते हैं। दूसरा बोलता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान सेम होता है। हर बच्चे को याद रखना है परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर पाए जाएंगे। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे बच्चा? बराबर होंगे। ये नियम याद रखना, परीक्षा में आ सकता है। 2015 और 20 का पूछा गया सवाल है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अपने आप को शीशा में देखो, ठीक है? शीशा में कई बार आप नोटिस किए हो, शीशा में जब अपने आप को देखते हो तो आप बहुत सुंदर लगते हो, है ना? देखकर मन भी करता है वाह, ठीक है, क्या खूब बनाया है भगवान ने, फुर्सत से बनाया है भगवान ने तुम्हें, गाना नहीं आता है मुझे, ठीक है? तो भैया देखो कई बार शीशा में देखकर खुद को बहुत सुंदर हम लोग फील करते हैं, लेकिन आपको बता दे शीशा में जो आप दिखाई दे रहे हो ना, वो आप वास्तविक नहीं हो, वो काल्पनिक है, ठीक है? शीशा में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। शीशा में, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ये सभी को याद रखना है ना? ये बच्चा सभी को याद रखना है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है? आपका अगला सवाल आ चुका, क्या है बच्चा? उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होता है ना? ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट है आपके सामने, क्या है? दर्पण का सूत्र क्या होगा? दर्पण का सूत्र क्या होता है? सबको पता है 1/v + 1/u = 1/f। ये आपका दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र अगर कोई पूछे तो क्या याद रखना है? 1/v + 1/u = 1/f। ये आपका दर्पण का सूत्र है। ये आपका दर्पण का सूत्र है, ये आपको याद रखना है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है? दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है? वो देखते हो प्रचार में दिखाता है ना, दाढ़ी बनाता रहता है और उसकी औरतें आके पूछती है क्या मैं ये साड़ी ले लूं, और दाढ़ी बनाते हुए कहता है उसकी औरत जाके साड़ी खरीद लेती है, ठीक है? लेकिन आपको बताना है दाढ़ी बनाते वक्त आदमी जो शीशे का इस्तेमाल करता है उस शीशा कौन सा है, ठीक है? मोछों को थोड़ा राउंड घुमा के, शीशा नहीं है जी, तो हमारा उंगली है, हमारा उंगली टेढ़ा है थोड़ा सा, है ना? तो पता है एक वीडियो में मेरा उंगली दिख गया है, तो एक बच्चा लिख रहा है मैम आपका उंगली बहुत शानदार है। अब हम बुराई करने का नया तरीका है शानदार बोल के बुराई करो, ठीक है? टेढ़ा है तो क्या हुआ जी, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है? जैसा भी है हमारा उंगली, कोनो बात नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए हम कौने दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, क्या लग रहा, ठीक है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम ऐसे दर्पण का इस्तेमाल करेंगे जो बड़ा प्रतिबिंब बनाए, जो क्या करे? बड़ा प्रतिबिंब बनाए और सीधा प्रतिबिंब बनाए। तो सही जवाब होगा अवतल दर्पण, ठीक है? सही जवाब होगा अवतल दर्पण। ये आपको याद रखना है। आशीष जी बेटा ब्लॉक हो जाओगे, काम मिलेगा तुमको, है? चुपचाप से भैया पढ़ना है तो पढ़ो, वरना जिनका नाम लिख रहे उन्हीं की क्लास में चले जाओ ना। हम अपने बच्चों को आज तक नहीं सिखाएं कि तुम जाके दूसरे के क्लास में हमारा तारीफ करो, ठीक है? नालायक कहीं का। आइए अगला सवाल नेक्स्ट है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा, ठीक है? आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है पता है आपको? आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन। सभी बच्चों को याद रखना है, कंफ्यूज करने के लिए देगा, कंफ्यूज करने के लिए एक नंबर में आ जाएगा, क्या आएगा कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है, इकाई क्या होता है? तो आप चुपचाप से लिखना, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। आवर्धन
का कोई मात्रक नहीं होता, ये सभी लोगों को याद रखना है, ये सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? द करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। कितना होता है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होगा? u अपॉन v के या v अपॉन u? आई थिंक v अपॉन u होगा, है ना। अवतल लेंस का देखो भैया, आवर्धन पहला चीज, इसका कौनो मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। m का सूत्र क्या होगा बच्चा? तो याद रखना v अपॉन u। ठीक है, v अपॉन u, m इज इक्वल टू v अपॉन u। ये सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, ये सभी रसगुल्लों को याद रखना है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं होगा, नहीं है ना? नहीं है। आइए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका। अगला सवाल बोल रहा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होगा? किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान क्या होता है? तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में आपके वस्तु में प्रकाश की चाल, इसी को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक निकालने हर बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, ये सभी बच्चों को आना ही चाहिए। अगला सवाल है, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? अगला सवाल, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता जिसको P से डिनोट करते हैं, आप बताओ। P का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू 1/f। 1/f आपको बताना इस P का मात्रक क्या होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? 2020 और 22 में पूछा गया सवाल, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी? आप बताओ, इनमें से वो कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी? तो मेरे दोस्त याद रखना, अवतल का हमेशा नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा उत्तल का, है ना। पॉजिटिव किसका होता है? उत्तल लेंस का। अवतल लेंस का फोकस हमेशा नेगेटिव मिलेगा, उत्तल का हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ये चीज आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। ओके, अगला सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका। निम्न में से किस माध्यम में, ठीक है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? आपको बताना है इनमें से किस में प्रकाश तेजी से दौड़ेगा, प्रकाश तेजी से चलेगा? हवा में, जल में, सीसा में या हीरा में? ठीक है, निम्न में से प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां होता है, ये आपको बताना है। तो हमें लग रहा है लगभग आई थिंक हर बच्चे को पता है, हर बच्चे को पता है इनकी तुलना में प्रकाश की चाल हवा में सर्वाधिक होगा। ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ठीक है, आपका सवाल है बच्चा, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता? बोलो बोलो, क्या होगा सही जवाब, है ना? बोलो बोलो, क्या होगा सही जवाब? सवाल आपके सामने आ चुका। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते? मिट्टी। मिट्टी का इस्तेमाल होता है जी? तुम ही बताओ, मिट्टी का इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए होता है? आपका जवाब होगा नहीं, नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, ये सभी बच्चों को याद रखना है, सभी बच्चों को याद रखना है। पता है, एगो मैडम थी, रुको जी अपना क्लास वाला दे पहले, बिहार बोर्ड, कहाँ गया हमारा चैनल 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 बिहार बोर्ड? अरे
है, आप लोग बच्चा शेयर करते चलो, शेयर करते चलो, शेयर करते चलो। बिहार बोर्ड क्लास 10 PW, ये चैनल है ना, बिहार बोर्ड क्लास 10 आ गया। ठीक है, मेरा क्लास आ चुका, आ जाओ। ठीक है, एगो मैडम थी ना, हमारे टाइम पर क्लास स्टार्ट की, तो हम काहे बोल रहे हैं जी, है ना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपका सवाल आ चुका। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर या आइरिस पर। तो मेरे दोस्त याद रखना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है ना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखो ये हमारी आंखें हैं, लगा के लेंस नीला तबाह कैलू जीला। ठीक है, तो ये हमारी आंखें हैं, आंखों में जो सफेद वाला भाग दिखाई देता है उसे श्वेत पटल कहते हैं। ये जो काला काला भाग दिखाई दे रहा उसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में खोखला, एकदम खोखला जगह होता है, छेद होता है, उसको हम पुतली कहते हैं, पुतली। उस पुतली के ठीक नीचे लेंस पाया जाता है। वो लेंस क्या करता है, आंखों में आने वाली प्रकाश की किरणों को रेटिना पर भेजता है ताकि रेटिना पर प्रतिबिंब बन सके। तो हमारी आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। ये सभी को याद रखना है ना, ये सभी को याद रखना है। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में क्या लगाते हैं। तो देखो बच्चा, निकट का मतलब होता है पास। ठीक है, हमने ट्रिक बताया था ना, निकट का मतलब होता है पास, और पास बुलाने के लिए हम क्या कहते हैं, आओ जी, है ना। पास बुलाने के लिए हम क्या कहते हैं, ए जी, अपने सारे दोस्तों को लाओ जी, हमारे क्लास में बुलाओ जी, ऐसे बोलते हैं ना। तो आपको याद रखना है, निकट दृष्टि दोष में हम चीजों को, हम लोग को अपने पास बुला रहे, और पास को बोलते हैं आओ। आओ से याद रखना अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम, बताओ क्लियर। दोपहर 12 बजे से क्लास लेते हुए इस वजह से मेरा आवाज बीच बीच में से आपको एकदम ही दर्दनाक भयानक आवाज सुनाई देगा, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वो निधि मैम का ही आवाज है। ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रिज्म। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है 7 रंगों। ठीक है, प्रकाश की किरणों का 7 रंगों में विभक्त हो जाना, इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और ये प्रिज्म से हमको प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आ चुका, स्पेक्ट्रम में किस रंग के कारण, स्पेक्ट्रम में किस रंग के कारण, कौन फोन कर रहा है जी, उठाएं कि ना उठाएं। हमारे नाम पे बताओ टीबी आ गया है। ये सबको ना चुन्ना लगाने के लिए हम ही मिलते हैं। बताओ, हमको फोन करके कह रहा है आपके नाम पर टीवी आया है, आपके पास एक ओटीपी जाएगा, आपको बताना है आपके घर पे टीवी आएगा। हम उसको बोले बस 5 मिनट रुक जाओ, क्लास खत्म करके ना इन सब फरियाते हैं हम। सबको चुन्ना लगाने के लिए हम ही मिल रहे हैं, बताते हैं एक एक को। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी करना होगा, उस इंसान से बतियाना है हमको। ठीक है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, तो याद रखना बैगनी रंग का। ठीक है, ये हमारा भैया प्रिज्म था। इस प्रिज्म में जब हमने क्या किया, हमने प्रकाश की रंग को फैलाया, तो ये आपका 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, VIBGYOR, ये हमारा विबग्योर है, इसको आपको याद रखना है ना। ये आपको बच्चा याद रखना है। V आपका वायलेट सबसे ज्यादा झुकेगा। क्वेश्चन था स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सर्वाधिक होता है, बैगनी का। किसका, बैगनी का। क्लियर, मैम को एक गिफ्ट किया होगा। मतलब तुम सोचो, आज तक कौनो हमको गुलाब का फूल तो देबे नहीं किए, आज तक 2 रुपया वाला हमको चॉकलेट तो मिला नहीं, कौनो हमको टीवी गिफ्ट कर देगा। क्या बात बोल रहे हो जी, हैं। हमारा शकल देखते ही समझ जाएगा कि इसको 1 रुपया भी देने लायक नहीं है। टीवी तो बहुत दूर की बात है, हमारे नाम पर बताओ टीवी बुकिंग हो चुका है, वो टीवी हमको पहुंचा रहा है। बेटा बस क्लासवा खत्म हो जाने दो ना, उस इंसान का टीवी रोग निकालेंगे। ठीक, आइए
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? ठीक है, आपका सवाल आ चुका बच्चा, वायुमंडल में कौन सा वर्ण, कौन सा रंग है जो अधिक प्रकीर्णन करता है? ए लाल, बी नीला, सी पीला या डी नारंगी? ठीक है, आपके सामने सवाल आ चुका, वायुमंडल में कौन सा वर्ण, कौन सा रंग ज्यादा फैल जाता है? ठीक है, हमारे वायुमंडल में कौन सा रंग है जो ज्यादा फैल जाएगा? तो याद रखना नीला। इसी की वजह से हमको आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला होता है, उस पर एक शायरी सुनाते हैं, आकाश का रंग नीला है, आम का रंग पीला है और निधि मैम के रसगुल्लों का स्क्रू थोड़ा ढीला है। बोलो वाह बात, वाह बात, वाह बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो हम बोल रहे वाह बात, वाह बात, वाह बात। यहाँ तो हमको लग रहा है हमारा स्क्रू ढीला है, दोनों का स्क्रू ढीला है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है? वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक फैलता है? तो सही जवाब होगा नीला। ठीक है, कौन सा? नीला। ठीक है, लाल परी नीली परी कमरे में बंद है, हमको निधि मैम पसंद है, निधि मैम पसंद है। बोलो सही बोले ना। आइए अगला सवाल है। अगला सवाल क्या बोल रहा? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक, ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक और एम्पियर होता है धारा का मात्रक। एम्पियर होता है बच्चा धारा का मात्रक। ठीक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन होगा? तो मेरे दोस्त याद रखना कूलाम होगा। कौन होगा? कूलाम होगा। ये सभी लोगों को याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चा कि 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगा? ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगा? 10 के पावर -6। कभी भी माइक्रो आ जाए ना, कभी भी माइक्रो आ जाए तो माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 आपको लगा देना है ना, 10 के पावर -6 आपको लगा देना है। आइए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का इस्तेमाल, अरे विद्युत धारा मापने के लिए हम अमीटर का इस्तेमाल करते हैं और विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों याद रखना, अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है। ये सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। वॉट होता है शक्ति का, एम्पियर होता है धारा का, ओम होता है प्रतिरोध का। तो बचा कौन? बचा वोल्ट। ठीक है, ये आपको बच्चा याद रखना है। अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वोल्ट। ठीक है, V इज इक्वल टू सूत्र होता है W/Q। W का मतलब वर्क, Q का मतलब आवेश। ठीक है, वर्क का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो क्या बन जाएगा आपका जवाब? जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर ए, 1 कूलाम इज इक्वल टू जूल प्रति कूलाम। V इज इक्वल टू W/Q। ये सूत्र को याद रखना। W मतलब वर्क और Q मतलब आवेश यानी चार्ज। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये बच्चा आप लोगों को याद रखना। इससे आप क्या करोगे? कोई भी फॉर्मूला आसानी से इस फॉर्मूले के लगाकर न्यूमेरिकल कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? V इज इक्वल टू IR होता है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/I। कहा दिया है? ऑप्शन नंबर सी, R इज इक्वल टू V/I। ये आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल। विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज से बना होता है? तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज का बना होता है? याद रखना टंगस्टन का बना होता है ना। आप कहां से हो मैम? प्लीज बता। एक ही चीज 75 पूछ चुका है। पागल खाने से है तब भी इतना बड़बड़ बोलते हैं जी। पागल खाने से है भैया, सच्चे में। ठीक है, एक ही चीज 76 बार कहां से है, कहां से है? पागल खाने से है। चलना है, एड्रेस भेजे, तुमों को शौक लगवाना है तो बता देना। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? ठीक है, किसी चालक में प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। ये आपको याद रखना है, ओम मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। जूल होता है कार्य का मात्रक, वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक
और एम्पियर होता है धारा का मात्रक। तो भैया प्रतिरोध का क्या होगा? ओम होगा। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? याद रखना ओम होगा। ये सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? हमने पहले ही बोला शक्ति का मात्रक वॉट होता है। ठीक है, अरे ठीक है, वॉट पर भी एक शायरी है, क्या है? चांदनी चौक का सितारा नहीं होता। ठीक है, छोड़ो रहने दो, ये शायरी सुनाएंगे ना तो तुम लोग को दिल पे चोट लग जाएगा। ठीक है, आइए हाँ, अगला सवाल है बच्चा, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ठीक है, आपका सवाल 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, है ना? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चांदनी चौक का तारा नहीं होता, इंडिया गेट का सितारा नहीं होता, है ना? एक दोस्त चाहिए आपके जैसा जो वॉट लगा दे हजारों की। नहीं, गलत बोल दी है, गलत शायरी है। ठीक है, गलत है। क्या है शायरी? हाँ, शायरी था, चांदनी चौक का सितारा नहीं होता, इंडिया गेट का तारा नहीं होता। चांदनी चौक का सितारा नहीं होता, इंडिया गेट का तारा नहीं होता। और आजकल की लड़कियां अगर मेकअप नहीं करती तो हर गली का लड़का आवारा नहीं होता। ठीक है, देखो हम मेकअप नहीं किए हैं। ठीक है, अचानक से ये शायरी आ गया, पता नहीं कहां से आया। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब, ठीक है, अगला सवाल है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वॉट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? देखो भैया सूत्र लगा देना है। क्या लगाना है? P इज इक्वल टू V²/R, है ना? हमारे पास क्या क्या दिया है? V का मात्रा दिया है 220 और P दिया है 100 वॉट। सबसे पहले तो हमको R निकालना होगा। R निकालना होगा बच्चा, तो R निकालने के लिए सूत्र क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू V²/P। इस सूत्र को यूज करेंगे। ठीक है, V का मान कितना दिया है? 220, 220 गुणे 220 कर दो, अपॉन में P का मान दिया है 100, 0 से 0 काट दो, कट गया। 22 गुणे 22 करेंगे कितना होगा? 484। भैया हमको तो देखो ऐसे गुणा करने आता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 8 4, सही बोले हैं, 484 ओम होगा। ठीक है, आर का वैल्यू हमारे पास आ चुका। अब देखो फिर बोल रहा है कि अब 220 वोल्ट से 110 वोल्ट कर दिया गया। वापस से वही सूत्र लगाएंगे, आर इज इक्वल टू V²/P। अब V का मान कितना दे दिया? 110 दे दिया है। 110 गुणे 110 बटा में आपका आया है 484। 484 इसको लगा दो। ठीक है, 484 इसको सॉल्व करना, 25 वॉट आएगा। 25 कहीं दिया है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही जवाब है। ये आपका सही जवाब है, 25 वॉट। ये सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आ जाओ देखा जाए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो भैया IR², ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये आपका कोई फॉर्मूला नहीं है। अगला सवाल है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र को, भैया आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में 3 उंगली है, आपको याद रखना है। फादर, ये जो अंगूठा है ना, ये फोर्स बताता है। मदर, एम से याद रखना मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बताता है। और चाइल्ड का मतलब करंट, नहीं समझे? हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स को 3 चीजों में याद रखना, फादर, मदर, चाइल्ड। फादर, मदर, चाइल्ड। ठीक है, F फॉर फादर, F से हमारा फोर्स, M फॉर मदर, M से मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर चाइल्ड और C फॉर करंट। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र यानी मदर किसी तरफ लगेगी तो याद रखना ऊपरी मुखी। ये सभी बच्चों को याद रखना है ना? बाकी लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, इन दोनों को एक वीडियो में हम एक दिन कवर करते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है? डायनेमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक है,
करंट उत्पन्न करने वाले को जनरेटर यानी जनित्र कहते हैं। अगला सवाल बच्चा आपके सामने आ चुका, लघु पथन के समय, शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है? तो भैया धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, जब हमारे चालक में धारा का मान बढ़ जाता है, जब हमारे चालक में धारा का मान बढ़ जाता है तो हमको क्या देखने को मिलेगा? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? शॉर्ट सर्किट देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो यहां तक सभी को क्लियर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आ चुका, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नरोरा है महाराष्ट्र है। अच्छा, नरोरा नाभिकीय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ठीक है, हमारे प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो याद रखना सूर्य। ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य है, ये हर बच्चे को याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा हमेशा एक दिशीय होता है। अगर तुम हमको मार के खा गए जी तो हमारे पास एनर्जी वापस थोड़े ना आएगा। अगर केहू दिन तुम्हारा मन हुआ मुर्गा खाने का, कोनो मुर्गा को काट पीट के खा गए तो अब वापस से मुर्गा को एनर्जी नहीं दे सकते। ये नहीं कि कथा सुन लिए अब आपका मन हो रहा है मैंने एक मुर्गा को खा लिया है, हमको मुर्गा को वापस से जिंदा करना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। एक बार एनर्जी एक शरीर से दूसरे शरीर में चला गया, इसका मतलब चला गया। तो याद रखना, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, हमेशा एक दिशा में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। लाइक करते चलो मेरे दोस्त, फटाफट से लाइक करो। पहले तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। ओजोन हमारा ऑक्सीजन का अपरूप है। ठीक है, ओजोन क्या होता है? हमारे पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाला समताप मंडल का एक परत है जो अल्ट्रावायलेट रेज जिसको पराबैंगनी किरणें कहते हैं, इसे पृथ्वी पर आने से रोकता है। चलिए अगले सवाल पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT। ठीक है, जैव आवर्धन का मतलब होता है किसी प्रदूषित पदार्थ का, ठीक है, प्रदूषित पदार्थ का आहार श्रृंखला में बढ़ना, प्रदूषित पदार्थ का आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाना, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाना, इसी को कहते हैं जैव आवर्धन। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन। चलिए अगला सवाल, अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का मतलब क्या होता है? अपघटन करने वाला। ठीक है, मरे हुए जीव जंतुओं को गलाने सड़ाने वाला, उसे अपघटक कहते हैं। और कौन होता है? कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु क्या करते हैं? अपघटन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? अपघटन का कार्य करते हैं। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? ठीक है, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल भी पाया जाता है, जलमंडल भी पाया जाता है, स्थल मंडल भी पाया जाता है। सही जवाब होगा इनमें से सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? द करेक्ट आंसर इज इनमें से सभी। इनमें से सभी ये आपका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? आपका अगला सवाल आ चुका, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? यानी नवीकरणीय मतलब जो एक बार आ गया आप उसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हो, तो वह सभी होगा, है ना। महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला सवाल, घरेलू गैस में क्या पाया जाता है? घरेलू गैस में बच्चा देखो ब्यूटेन भी पाया जाता है, प्रोपेन भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई ले लो, ब्यूटेन तथा प्रोपेन दोनों। ठीक है, जो घरेलू गैस होता है ना LPG, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें आपका ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा, ई आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, इसको सुक्रोज कहा जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे ग्लूकोज लगाएंगे
थप्पड़ खाओगे। ठीक है, ग्लूकोज भैया आपका मीठा शर्करा होता है, ये आपको याद रखना, ये चीनी नहीं है। चीनी को सुक्रोज कहते हैं और चीनी का सूत्र C12H22O11 होता है। C12H22O11 ये आपका क्या है, सुक्रोज का सूत्र है जिसको चीनी कहा जाता है। अगला सवाल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होगा? H2SO4, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट का रिएक्शन जब बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो हमारा बेरियम सल्फेट और NaCl बनता है। ये कौन सा रिएक्शन है? देखो भैया इसमें अदला बदली हो रहा। ठीक है, मान लो हम फॉर एग्जांपल एगो कलुआ और कलुई है, कलुआ कलुई नहीं, कलुआ और मलुआ है। ठीक है, कलुआ क्या किया, ये अपना शर्ट इसको दे दिया और मलुआ का पैंट ले लिया। मलुआ क्या किया, इसका शर्ट ले लिया, अपना पैंट दे दिया। दोनों क्या कर लिए, कहे आधा तुम हमसे ले लो, आधा तुम हमको अपना दे दो। इसको कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दोनों क्या करते हैं, अपने यौगिक में से तत्व का अदला बदली करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल में सोडियम सल्फेट में से सल्फेट चला जाता है बेरियम के पास और बेरियम क्लोराइड में से क्लोराइड आ जाता है सोडियम के पास। ठीक है, यहां पर दोनों यौगिकों ने अपने तत्वों का अदला बदली किया है, इसीलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। इसीलिए क्या कहा जाता, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। बताओ क्लियर है जी मैम जी? ठीक है, सभी को यहां तक क्लियर है? ठीक है, सभी को यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन बच्चा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इससे ऊष्मा बाहर निकलता है। श्वसन कैसा अभिक्रिया है? तो भैया ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इससे ऊष्मा बाहर निकलता है, ऊष्मा बाहर निकलता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। सवाल है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ये देखो हमारे पास कॉपर था, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना दिया और यहाँ पर क्या हो रहा, कॉपर में ऑक्सीजन बढ़ रहा। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसे कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, तो नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा, कॉपर में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ये आपको याद रखना है ना बच्चा, ये आपको याद रखना है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड जब हमारा जल से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नया उत्पाद बनाए। जब दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो इसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया आपको याद रखना है ना। अगला सवाल आपके सामने आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अम्ल है? तो भैया H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, ये आपका अम्ल है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, ये आपका क्या है बच्चा, अम्ल है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? ठीक है, वो कौन सा सूचक है जो हमारे घर पे प्रेजेंट होता है, हर तरफ होता है? हल्दी। हल्दी आपका प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। ये अम्ल में अलग रंग का होगा, क्षार में अलग रंग का होगा। जब हल्दी और साबुन को मिलाओगे ना तो लाल रंग, ठीक है, लाल हल्का लाल रंग मिलता है, डार्क कलर का, खून की तरह। तो भैया आपको याद रखना है। ठीक है, हल्दी क्षार के साथ क्या करता है, अलग रंग दर्शाता है। ठीक है, हल्दी क्षार के साथ अलग रंग दर्शाता है, यही बता रहा है सूचक। सूचक का मतलब ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार में अपना रंग बदल दे। ठीक है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन, अगर आप Zn प्लस H2SO4 इनके बीच रिएक्शन कराओगे तो आपका जिंक सल्फेट बनेगा और H2 गैस बाहर निकलेगा। तो सवाल है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराने पर कौन सा गैस निकलता है? जवाब होगा हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका। निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए करते हैं? ठीक है, दीवारों को चमकाने के लिए, दीवारों पर चूने की पुताई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और इस तरह से हमारे सुपर डुपर 100 MCQ कंप्लीट हो चुके।
ठीक है, सुपर डुपर 100 MCQ हमारा कंप्लीट हो चुका। कल लेकर आ रहे हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। कल की क्लास में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे और ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास के लिए तैयार रहना। कल एक क्लास में मिलने वाला है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। अगर बच्चा जिस तरह से आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हो, अगर हमारा 1000 बच्चा लाइव आ गया तो मेरे दोस्त तुम लोगों के डिमांड पर हम फटाफट से वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, यानी हर एक चैप्टर को वन शॉट से कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कराना होगा हमारा क्या 1000 लाइव स्टूडेंट का रिकॉर्ड कंप्लीट। ठीक है, तो प्लीज शेयर करते रहिए, अपने सभी दोस्तों को कहो कि भैया फ्री में कोई लड़की मेहनत कर रही, उनकी बहन मेहनत कर रही, कोई दूसरा नहीं मेहनत कर रहा, आपकी ही बहन यहाँ पर मेहनत कर रही, पढ़ा रही है। तो प्लीज अपनी बहन को सपोर्ट दिखाओ, अपनी बहन की क्लास में आओ, अच्छा नंबर लाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। आपकी इस बहन को कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई बैच नहीं बिकवाना है, किसी भी तरह का लालच मेरे अंदर नहीं है। सिर्फ एक चीज है कि आप अच्छा नंबर लाकर टॉप कर लो, ताकि हम हर उन लोगों का मुंह बंद कर सके जिन्होंने कहा था इस लड़की से पढ़कर कोई टॉपर नहीं बन सकता। और आपको प्रूफ करना है कि मेरी बहन से पढ़कर हर भाई हर बहन टॉपर बनेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको मेहनत करना होगा बच्चा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताना आज का क्लास कैसा लगा। आपका कमेंट मेरी ताकत है, आप सभी बच्चों के कमेंट्स हम पढ़ते हैं, तो प्लीज कमेंट करके अच्छा राय अपना जो भी है बता दीजिएगा। और कल की क्लास के लिए तैयार रहना। कल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कराने वाले हैं। ठीक है, कल के क्लास में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलने वाला है। बाय बाय, टेक केयर। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा, उनको कहिएगा उनकी एक बेटी यहाँ पढ़ा रही है, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बाय 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 मेरे रसगुल्लो, ख्याल रखो, मस्त रहो। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।